जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल साइंस का 40 टॉप क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, देखते जाइए कैसे कैसे आपको साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, चैप्टर बाय चैप्टर, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव, यानी आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना ही नहीं अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो याद करते चलेंगे। देखें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, CN2H का होल 2, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना कहा जाता है, पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी इससे किसका, तो क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क बुझे हुए चूने के साथ, तो कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 20 तक हो चुका था। चलिए फटाफट से बताइए। तो ध्यान देंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो वह विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक है। क्या हो जाएंगे राइट आंसर। तो देखिए, आयनिक यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं वो होता है आयनिक यौगिक। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आयनिक यौगिक इनमें से क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए आयनिक यौगिक की बात करें हम तो CaCl2 है। क्लोरीन के पास 2 आयन होते हैं, धनात्मक, और क्लोरीन 2 माइनस में है ना, क्लोरीन माइनस में होते हैं, यानी इसका 2 आयन इसमें चला गया, इसमें आ गया है। तो ये जो धन आयन ऋणायन बनते हैं, आयनों का आदान प्रदान बनता है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आयनिक यौगिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, संगमरमर का व्यवहारिक सूत्र है। संगमरमर बोले या पत्थर का, ठीक है, संगमरमर हो या पत्थर हो, समान सूत्र होते हैं। इसका सूत्र बताना संगमरमर का क्या होगा। तो सभी विद्यार्थियों को पता होंगे, फटाफट से बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या CaCO3 को ही संगमरमर कहा जाता है, या चूना पत्थर कहा जाता है, ठीक है। यह पत्थर का सूत्र यही होता है CaCO3। नहीं याद है जिनको वो याद करते चलेंगे, और जिनको याद है वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए। और 100% करें कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं क्लियर, चुनिंदा क्वेश्चन ही आप लोग बीच में लेकर के आते हैं। अगला सवाल, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए, उपचयन और अपचयन, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग को लग रहा है कि उपचयन है ना, उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण का नाम सुने होंगे, उसी को यहाँ उपचयन अपचयन कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेंगे। इसका राइट आंसर की बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी वैसी अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ में होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, जैसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगर ऑप्शन आप लोग बताए हैं, बिल्कुल सही बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। पहले आप लोग प्रयास करें, पढ़े होंगे बिल्कुल। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात होती है, और आप कोशिश भी ना करिए तो गलत बात होती है। चलिए फटाफट से क्या होंगे, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कही जाती है। देखिए, दोनों दिशाओं में, यानी अभिक्रिया ये और ये अभिक्रिया हो गया, दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन की बात करें, ये होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाता है, बर्फ ही पिघलेगा तो पानी के रूप में आ जाता है, नहीं दो रूप में बदल जाता है, फिर से वही रूप में आ जाता है। अगला, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। आप लोग पता होंगे कि मेंडल को पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, और मेंडल महोदय ने किस पौधे पे अध्ययन किए थे, इसे अनुवांशिका का पिता कहा जाता है। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, मेंडल ने मटर के पौधे पे कितने गुणों का अध्ययन किए थे, तो 7 गुणों पर क्या किए थे, अध्ययन। इन 7 पीढ़ियों तक के अध्ययन किए थे मेंडल महोदय ने मटर के पौधे पे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मेंडल महोदय से पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन, तो जरूर याद कर लेंगे सभी के सभी। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए फटाफट से बताइए। तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला, पीत कहाँ से स्रावित किया जाता है? सवाल क्या है, पीत कहाँ से स्रावित किया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें पीत का, तो पीत कहाँ से स्रावित होता है सभी को पता होंगे, फटाफट से बताइए। पीत जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। क्या? तो पीत। ऑप्शन सी, आप लोग सी बताएं, बिल्कुल सही जवाब है। ईस्ट में जनन कैसे होता है? ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में जनन आप लोग पढ़े होंगे कि रोटी ब्रेड जो ब्रेक बनाया जाता है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट में जनन कैसे होता है? क्या होंगे राइट आंसर यहाँ पे? तो 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखिए, ईस्ट में जनन की प्रक्रियाएं जो होती है वो मुकुलन के माध्यम से होती है। कैसे? मुकुलन के माध्यम से होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। 30 नंबर सवाल चलते हैं। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देखें कैसे क्लियर होंगे सभी के सभी। हमें आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट फटाफट से कर दीजिए। सवाल है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? विकासीय दृष्टि से हमारी यानी मनुष्य की समानता जो है किससे ज़्यादा मात्रा में मैच करता है? क्या चीनी के विद्यार्थियों से? तो देखिए, चीनी के विद्यार्थी बहुत ही छोटे छोटे पाए जाते हैं, नाटे नाटे, ये संभव नहीं है, इससे मैच नहीं करता। चिंपैंजी से करता, मकड़ी से करता, जीवाणु से करता है। बिल्कुल, अब जीवाणु के जैसा भी हम लोग को नहीं करता, मकड़ी है ना, मकड़ी के भी जैसा नहीं करता। कैसा? चिंपैंजी से ज़्यादा मैच करते हैं। तो विकासीय दृष्टि से मानव की समानता जो मिलती है वो चिंपैंजी से, क्योंकि प्राचीन काल में मानव चिंपैंजी के समान ही है ना पेड़ों पे पत्थरों पे रहा करते थे। इसी का जैसा व्यवहार धीरे धीरे उत्परिवर्तन होता गया और मनुष्य विकसित होता चला गया। आगे, तापमान, ध्यान देंगे क्या दिया हुआ कि तापमान वर्षों तथा पवन पर्यावरण को कैसे कारक है? तापमान हो, यहाँ पे कॉमा दे करके, तापमान हो, वर्षा हो तथा वर्षा, ठीक है, यह वर्षों लिखा गया, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो देखिए, ये पर्यावरण के जो कारक हैं कैसे कारक है? भौतिक कारक है। समय समय पे क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं, फिर इनसे वो समय आते रहता है। तो जो बार बार अपने रूप में बदल कर फिर से रूप में आ जाता है वो आपको भौतिक कारक कहलाते हैं। और जो एक रूप से दूसरे में बदल जाता है, पुनः वापस नहीं आ पाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला बन जाएगा, कोयला से कभी लकड़ी नहीं बन पाएगा, वो क्या हो जाता है? रासायनिक। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर ऑप्शन बी बताते हैं तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 32 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से क्या होंगे। सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाएं प्रयोग की जाती है किसका प्रयोग करता है? तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसका है ना, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ग्लूकोज के रूप में संचित कर लेते हैं। तो कोशिका ईंधन प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज के रूप में पाए जाते हैं। सवाल हमारे पास 33 नंबर सवाल है, किशोरावस्था, ठीक है, ये लगभग 12-13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, 18 वर्ष की आयु तक के चलता है किशोरावस्था। उसके बाद युवावस्था आ जाते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 33 नंबर सवाल क्या होंगे राइट आंसर? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, जैसे आवाज़ में भारीपन हो जाते हैं, मूंछ आना शुरू हो जाते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन हो, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, शरीर के कई अंग विकसित होने लगते हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, एकदम याद कर लेंगे। 100% है कि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है या रक्त समूह है जो सभी से रक्त को ले सकता है? क्या होंगे राइट आंसर यहाँ पे? 34 नंबर सवाल का आंसर।
तो देखिए राइट आंसर की बात करें 34 का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी जो होते हैं वो क्या होता है, सर्वग्राही, यानी सभी से वो ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन आप लोग ओ पढ़े होंगे कि ओ सर्वदाता और ये सभी को दे सकता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल हमारे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम तक जो है जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव के, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या हिंदी हो, क्लियर करा दिया जाएगा। और लगातार क्लास आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा होगा। ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन स्तर के क्षय के कारण, यानी ओजोन स्तर का हानि जब होती है तो इनमें कौन से कारक का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। क्या त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होंगे, उत्परिवर्तन होगा, इनमें से सभी। क्या होंगे राइट आंसर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ओजोन परत क्षय अगर होता है तो सूर्य से निकलने वाली प्रवैगिनी किरण सीधे पृथ्वी पे आएगा, और पृथ्वी पे मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, क्या नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन पाया जाता है वृक्क में पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। यानी नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो देखिए नेफ्रॉन की बात करिए, नेफ्रॉन वृक्कों में पाया जाता है। कहाँ, वृक्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक होता है। अभी हम इसके पहले ही आप लोगों को समझा चुके थे कि लाल रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, वह किस कारण से होता है। वही सवाल को घुमा दिया गया है। सवाल कर दिया है कि लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक होता है। वर्णक मतलब रंग होते हैं, यानी लाल रंग होते हैं, किसके वजह से। तो ये आप लोग बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ही होते हैं। लाल रक्त का जीवन का लगभग 120 दिनों का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून पाए जाते हैं। अगला, लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन वाहक भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है। ऐसा कौन सा जंतु है जो फेफड़ा और चमड़ी दोनों से सांस ले सकता है। क्या मछली है, स्तनधारी है, तिलचट्टा है, या मेढक है। क्या होंगे राइट आंसर यहाँ पे आंसर। तो देखिए अगर बात करें मछली, तो मछली जो होती है गलफड़ा से सांस लेती है। किससे, गलफड़ा से सांस लेती है। स्तनधारी में मनुष्य भी आ जाते हैं, तो मनुष्य केवल फेफड़ों से है ना, नासिका छिद्र द्वारा फेफड़ा के माध्यम से होता है, ये चमड़ी से सांस नहीं ले पाता है। तिलचट्टा की बात करें तो ये भी नहीं कर पाता है। तिलचट्टा में आपको रक्त देखेंगे पीला टाइप का पाया जाता है ना, सफ़ेद। आंसर की बात करें, आंसर बी हो जाए, सॉरी डी हो जाएंगे, मेढक। मेढक बहुत देरी पानी के अंदर रहता है और वो चमड़ी के माध्यम से भी क्या कर लेता है, सांस ले लेता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सवाल, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, भी क्वेश्चन पूछे गए आपको और पूछे जाएंगे। याद रखेंगे टिहरी बांध जो बना हुआ गंगा नदी पर बना हुआ। किस पे, टिहरी बांध जो बना हुआ है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल, गांधी सेतु जो बना हुआ है वो सबसे लंबा ब्रिज के रूप में जाना जाता है। अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जो भोजन होती है वो पच जाते हैं, और भोजन के पाचन जो है किस क्रिया, किस अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको बता पाते हैं। क्या विस्थापन है, विस्थापन नहीं है। क्या संयोजन है, नहीं। अब उपचयन और अपचयन में आपको बताना है क्या होंगे। तो भोजन का पाचन जो अभिक्रिया है वो उपचयन है। क्या है, याद रखेंगे, उपचयन अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 41 नंबर सवाल कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे कीटों के पंख हो या चमगादड़ के पंख हो, दोनों उड़ने का काम करते हैं, और ये दोनों किस प्रकार के अंग होते हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। याद रखेंगे क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल सही बताए हैं। हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सच का सवेरा होता है। लोग हार जाते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, लेकिन हर मेहनत के पीछे एक सच का सवेरा होता है। ठीक है, मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, बने रहेंगे वीडियो में, और ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। जैसे ही क्वेश्चन देखिए कमेंट कीजिए, गलत होगा, गलत से घबराना नहीं है। ठीक है,
हाँ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस भाग में होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ने से भी आपको अनुमानित लग सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधे में से पानी को वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है और ये पत्तियों के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यहाँ पे आप नाम से पता कर सकते हैं। भूमिगत, भूमि मतलब जमीन और गत मतलब उसके अंदर, यानी जमीन के अंदर से पानी निकालने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? क्या नदी का है, कुआं का है, तालाब का है या समुद्र का है? तो बिल्कुल आप लोग बता दिए होंगे, ऑप्शन दे करके भी आपको पता चल गए होंगे। यहाँ पे नलकूप नहीं तो वही आंसर होता है। तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? कुआं। कुआं क्योंकि जमीन के अंदर खोद करके क्या किया जाता है, उसमें से पानी निकाल जाता है, नहीं भूमिगत किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का पूरा नाम। आजकल बसें, ऑटो बहुत से सीएनजी पे चल रहा है और ये प्रदूषण वाहक बहुत कम होते हैं। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होने वाला है? चलिए फटाफट से बताइए। अभी क्वेश्चन पूछे गए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताया ना कि आप लोग के बीच में हम सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ही लेके आते हैं जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में टच कर जाएंगे, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपिंडित, ठीक है, संपिंडित प्राकृतिक गैस। संपिंडित प्राकृतिक गैस सीएनजी का पूरा नाम। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है क्या होंगे? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उपयोग में से सभी। तो देखिए जीवाश्म ईंधन, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पृथ्वी के नीचे लाखों वर्ष दबे सड़े रहने से पेड़ पौधे जीव जंतु के दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनती है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। और ये जीवाश्म ईंधन में कोयला भी आता है और पेट्रोल भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आते हैं। तीनों के तीनों सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला, पृथ्वी को निम्नलिखित स्रोतों में से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए सूर्य द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बिल्कुल पता होंगे सभी को कि सूर्य के द्वारा जो होता है कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है या ऊष्मा ऊर्जा? तो आप देखे होंगे कि सूर्य जो निकलता है तो रोशनी भी आती है, साथ ही साथ सूर्य के रोशनी में इतना गर्म होता है कि शरीर भी हीट हो जाता है, यानी दोनों प्राप्त होते हैं, ए और बी दोनों, प्रकाश ऊर्जा भी और ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होते हैं। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पे सूर्य को ही माना जाता है। अगला सवाल, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर, किसी धारावाही परिनालिका, ध्यान देंगे दिया है किसी धारावाही परिनालिका, ठीक है, ये परिनालिका है। तो किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होते हैं? याद रखेंगे किसी भी धारावाही परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए, जिसमें फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए जिसमें से एक बताना आपको, जिसमें से एक है क्या? फ्राइडे क्या खोज किया है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया है, विद्युत अपघटन के नियम का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए फ्राइडे जो है, फ्राइडे क्रांति ला दिया था साइंस की खोज दुनिया में। उन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया जिससे विद्युत उत्पन्न करने लगे, और विद्युत अपघटन के नियम है ना, विद्युत अपघटन के नियम दोनों को दोनों खोज के फ्राइडे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला, प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति। प्रत्यवर्ती यानी जिसको अल्टरनेटिव करंट इंग्लिश में बोलते हैं और शॉर्ट में एसी करंट बोलते हैं, और जो हम लोग तरफ बिजली के माध्यम से जो आता है करंट आता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से हो करके, वो कौन सा करंट होते हैं? एसी करंट होते हैं, जिसको प्रत्यवर्ती धारा कहा जाता है। इसकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है आवृत्ति? आवृत्ति इतनी कम होती है कि आप, है ना, आप नगण्य यानी आप सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप जरूर अगर चार्जर वगैरह खरीदते होंगे तो चार्जर पे हर्ट्ज दिया हुआ रहता है, कितना हर्ट्ज होंगे, तो बिल्कुल इतना हिंट्स करती हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे। तो आप अगर चार्जर खरीदते हैं तो चार्जर पर जरूर देखिएगा, आपको 250 वोल्ट या 220 वोल्ट रहेगा और 50 HZ रहता है, HZ 50 हर्ट्ज जरूर लिखा हुआ रहेगा। अगला सवाल, अगर कोई चुंबकीय धारावाही तार के ऊपर हो, यदि कोई चुंबक धारावाही क्या है? धारावाही यानी जिससे करंट प्रवाह हो रहा,
तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, चुंबक लगा हुआ। तो किसी चुंबक धारावाही तार के ऊपर और विद्युत धारा दक्षिण से, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर हो। कहाँ से कहाँ हो, तो दक्षिण से, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर हो, उत्तर की ओर हो, तो सुई चुंबक के उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। सुई का चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है किधर विक्षेपित होगा, किधर विक्षेपित होगा, ये होगा पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। याद रखेंगे कौन सा, पूर्व की ओर विक्षेपित। उत्तर जो है वो क्या हो जाएंगे, पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आयामी वृद्धि होने पर मानव नेत्र में, आयामी वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संमंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। आयामी वृद्धि यानी बुढ़े अवस्था में, ठीक है, मानव की संमंजन क्षमता घट जाती है, तो यह एक प्रकार का दोष हो जाता है। वह दोष क्या कहलाता है, ठीक है, वह दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष कहलाता है। याद रखेंगे, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें दूर की वस्तु हो साथ ही साथ निकट की वस्तु, दोनों की दोनों वस्तु साफ साफ दिखलाई नहीं देते हैं, इसलिए जरा दृष्टा दोष भी कहा जाता है। सवाल नंबर 52 है। दोष रहित नेत्र 25 सेमी, ध्यान देंगे, 25 सेमी और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कि दोष रहित नेत्र जो होते हैं वो 25 सेमी और अनंत रखी वस्तु को आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। याद रखिए, ये कहलाता है दृष्टि परिसर कहलाता है। क्या, दृष्टि परिसर कहलाता है। हम लोग न्यूनतम दूरी जो होता है मानव नेत्र जो देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होते हैं। 25 सेंटीमीटर के अगर नीचे आता है तो कोई वस्तु देख नहीं पाएंगे, आँख बढ़िया होते हुए भी। मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। देखिए, आज देखते होंगे कि बहुत से एक्सीडेंट वगैरह होता है या पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं किसी कारण से, तो आँख भी या शरीर का बहुत से जो अंग होते हैं वो जीवित रहता है मरने के बाद भी, ठीक है। तो डॉक्टर उसे अगर सही सलामत हो तो उसे निकाल लिया जाता है, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे कि मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं, अंग डोनेट करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। या एक्सीडेंट वगैरह से होता है, स्वस्थ मानव का शरीर का बहुत से अंग जो होते हैं ताज़ा ताज़े होता है, तो इसे निकाल लिया। तो यहाँ पे सवाल है कि मृत्यु की कितने घंटे के अंदर तक नेत्र निकाल लेना चाहिए, यानी दूसरों को मुँह लगाया जा सकता है। 4 से 6 घंटे के भीतर, यानी 4 से 6 घंटे तक उसका मानव जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका आँख सही सलामत रहता है और दूसरों को लगाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि प्रिज्म से होकर के गुजरने वाला श्वेत प्रकाश क्या है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश जो होते हैं पर्दे पर, है ना, एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों का बैंड को क्या कहा जाता है। अगर एक पर्दे पर उतारा जाए इस प्रकाश के रंग को जो 7 रंगों का होता है, तो इस रंग को क्या कहा जाता है। क्या स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्ण विन्यास कहा जाता है, विबज्योर कहा जाता है, या वर्णक्रम कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होंगे, ठीक है। 54 नंबर सवाल का आंसर स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल, स्थित विद्युत में आवेश होते हैं। स्थित विद्युत में आवेश होते हैं, कैसे होते हैं, क्या स्थित है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्थित विद्युत में आवेश होते हैं, ये विराम अवस्था में ही रहते हैं। स्थित विद्युत में क्या होते हैं, तो विराम अवस्था में ही आवेश रहा करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल है और फिर आप लोगों के बीच में क्लास चलता रहेगा, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके पास ग्रुप है, ठीक है, तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। नया चैनल है, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, आपके लिए खरा उतरेंगे। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। जरा आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और आप जरूर बताएंगे कि 20 क्वेश्चन से लेकर के 56 क्वेश्चन तक चले, उसमें से आपके कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए हैं। अगर जरा भी से भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार और जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।